कराए थे ना, पिछले दिन हम कराए थे आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अभी जो कराने वाले को लेकर ही कराने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स का जो था उसके बारे में। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? बता दीजिए आप लोग, मेरा आवाज आ रहा है आप लोग के पास? सर चैट कीजिए, देख पाएंगे क्योंकि हम व्हाट्सएप ये लैपटॉप पे हैं, तो चैटिंग हम नहीं देख पाएंगे। आप मुंह से बोलिएगा तो ही हम सुन पाएंगे। कोई रिस्पॉन्स कीजिए मुंह से बोल करके। हाँ सर, आवाज भी आ रहा है और स्क्रीन भी दिख रहा है। अच्छा, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे आपका इसके बारे में, हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स, ये सब पढ़ा चुके थे, पढ़ाए थे ना ये सब, ये सारा चीज पढ़ाए थे। अच्छा, इतना सारा मार्क हम कर चुके थे। देखिए आज पर हम आगे करवाने वाले हैं आपका फंडामेंटल राइट्स, यहां तक हम करा चुके थे, हम करा चुके थे। इज दैट क्लियर? आर्टिकल 12 के हिसाब से जो था आपका कितने माने कौन कौन स्टेट हो सकता है, डेफिनेशन स्टेट के केसेस, कुछ केसेस के बारे में भी हमने कराया था। हाँ हेलो, हाँ तो क्लासरूम आईडी पहले ज्वाइन करिएगा तो आप नहीं कर पाइएगा ज्वाइन ना, क्योंकि हमको ज्वाइन, आपको ज्वाइन करने के लिए हमको लेफ्ट, हम क्लास शुरू कर चुके हैं और आपको हम पहले ही बोले थे कि आप भेज दीजिएगा तो आपका ज्वाइन कर पाएंगे। अब आप आराम से कीजिए, रहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। क्लासरूम आईडी पहले से दिया हुआ है, आप ग्रुप में देखिए, पहले जो आईडी है वही आईडी है, पहले से क्लासरूम आईडी दिया हुआ है। अब आप ज्वाइन करिएगा, आप ज्वाइन कीजिए, अब फिर अवेट कीजिए फिर नेक्स्ट क्लास का, तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसी तरह आप ज्वाइन नहीं कर पाइएगा, वो हमने तो कल ही आपसे बोला था। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए देखिए आर्टिकल 13 में क्या है, लॉ, इसमें आर्टिकल 13 की आज चर्चा, इसकी चर्चा करेंगे। 13 समझिएगा बात को, 13 में बोला लॉ इन और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, किसकी बात की गई? इनकॉन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल, दैट मींस फंडामेंटल राइट्स, कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स इनकंसिस्टेंट चलेगा आगे, माने बहुत सारे जो राइट्स है जो अंग्रेजों के जमाने, तो बहुत सारे जो राइट अंग्रेजों के जमाने से जो, और जो उसमें से कुछ राइट्स आपका क्या हो जाएंगे, वैलिड होंगे, कुछ इनवैलिड हो जाएंगे, तो कुछ को रखा जाएगा और कुछ को हटा दिया जाएगा। और साथ में आर्टिकल 13 ये भी कहते हैं कि जितने भी लॉज रहेंगे, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है 26 जनवरी 1950 को जो भी था, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, माने जो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, इस प्रोविजन में जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो भी बात की गई है, इस लॉ को वायलेट कर रहा होगा, जो पहले का कमेंस माने कि लॉ जो होगा वो वायलेट है, वो हट जाएगा। टर्म्स लॉ इंक्लूड ऑर्डिनेंस, कौन कौन सा लॉ इसमें बोला गया है, किस तरह का लॉ को हट जाएगा, जो पहले ऑर्डिनेंस जारी किया गया या ऑर्डर जो होगा। एक सेकंड को शुभम को ज्वाइन कर देते हैं, उसका ये थोड़ा सा ये करके जो उसको ज्वाइन इन चीज में। तो हम लोग क्या देख रहे थे, आर्टिकल 13, तो 13 में क्या है, लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन, all law in force in the territory of India immediately before
of this constitution insofar as they are inconsistent with the provision shall to the extent of such inconsistency be void. Here the terms law includes ordinance, order, by-law, फिर रूल, फिर रेगुलेशन, फिर नोटिफिकेशन, फिर कस्टम, यूसेज। तो यहाँ पर लॉ क्या क्या, जैसे मान लीजिए ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि राजा लोग ना ऑर्डिनेंस जारी, माने कोई लॉ पास नहीं करा पाते थे सभा में, तो वो लोग ऑर्डिनेंस जारी करते थे। और इस समय ना हम लोग का अंग्रेज लोग जो था, गवर्नर के पास पावर था, और ये वाइसराय गवर्नर के पास पावर था ऑर्डिनेंस जारी करने का। तो बहुत सारा, तो ये सारा लॉ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। Article 13 impose an obligation on the state to respect implement the fundamental rights. स्टेट को ड्यूटी है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट। जुडिशियरी, द जुडिशियल रिव्यू पावर, जुडिशियरी के पास जुडिशियल रिव्यू पावर है। देखो आर्टिकल 13 में ही दिया गया है जुडिशियल रिव्यू की बात। हुआ सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी पुराने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, इसमें बोला गया है। the Kesavananda Bharti case 1973 that constitutional amendment challenge on the ground that it violates a fundamental rights, the part of the basic structure of the constitution and hence can violate. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द केशवानंद भारती केस में जो 1973 जो था, that a constitutional amendment can be challenged on the ground that it violates a fundamental rights। ये किसको वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को, जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब यहां समझिएगा 1973 में यहां पर क्या बोला गया, इस बात को समझिएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अगर हम चेंज करना चाहे तो हम लोग को क्या हो सकता है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए हुए चेंज करना होगा। बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस वक्त बना था उसका जो मूल आधार है, बेसिक स्ट्रक्चर करने का मतलब है कि सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक नेचर, रिपब्लिक नेचर, इसको चेंज किए बिना, इस तरह का जो बेसिक नीड्स है जो उसको चेंज, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, उसको बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस। इस चीज को समझाने के लिए आर्टिकल 30 को रखा गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन, किसको किसको रखा गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और इक्लिप्स को रखा गया है। किसको रखा गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को रखा गया है। किसको रखा गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी होता है when some particular provision of a statute, ठीक है, नहीं अभी भी वो स्विच ऑफ रखा है फोन। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब हुआ when some particular provision of a statute offends or is against a constitutional limitation। जब कुछ प्रोविजंस जो है वो, मान लीजिए जैसे सेवरेबिलिटी का माने क्या, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्रोविजंस है पहले कोई बना था, वो क्या कर रहा है ना, कुछ लिमिटेशन को लेकर, माने वो इसके अगेंस्ट में, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में, ठीक है, तो वो जो प्रोविजन है वो भी पूरा नहीं, कुछ पोर्शन, तो वो कुछ पोर्शन जो है कोर्ट उसे वायड डिक्लेयर कर देगा। ये सेवरेबिलिटी में हुआ, माने उस पोर्शन को अलग से रख देगा कि बोलेगा ये अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा इसको वापस लाया जाएगा। ये वर्सेस एफएन बालसारा एयर केस में हुआ था, इसमें ये डिसीजन लिया। जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में क्या होगा, लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट इज नॉट इनवैलिड। कोई लॉ इनकंसिस्टेंट होगा, इनवैलिड, इट इज नॉट टोटली डेड बट ओवरशैडोड बाय द फंडामेंटल राइट। ये सेवरेबिलिटी में तो कुछ खत्म भी हो सकता है, लेकिन इसमें खत्म नहीं होगा, ये ओवरशैडो के रूप में रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल को हटा सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स माने ग्रहण लग गया, उसमें आपका राइट था, माने ये एक्चुअली ये दोनों का दोनों है, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का जो राइट्स था उस राइट के बारे में लिखा गया है, उस राइट में वैलिड नहीं होगा उसकी बात की गई है इसमें। ये इसके अलावा अब आर्टिकल 13 के द्वारा ही जो बहुत सारा फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट, ठीक।
तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में कौन सा केस था? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। तो शंकरी प्रसाद और यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था 1950, देखो एक कहानी इसको पहले सुनोगे। ये जो आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद होता है, बहुत क्वेश्चंस रहता है, पूछा जाता है इस फंडामेंटल राइट्स अमेंडेड एंड फंडामेंटल राइट्स अमेंडेड और नॉट। तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं कि, तो सबसे पहली बात है फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, ये संविधान ऑफ इंडिया ने कहा था 1951 में। लेकिन सुनिएगा, उसने कह दिया अमेंड हो सकता है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 31A, 31B, 19(1)F, ये ऐड हो गया। इतना ही नहीं, 39 यहां पर क्या दिखाया गया, 39 जो सी है आपका डीपी सी है, वो आपको किसको, आर्टिकल 14, 19, 31 से ज्यादा ऊपर है। ठीक है, आर्टिकल किससे, 14, 19, 31 से ज्यादा ऊपर है। मतलब डीपीएसपी इज ओवर द फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा गया, ये वाला पॉइंट्स में। तो यहां पर बताने की कोशिश की, क्या किया जा रहा है कि जो डीपीएसपी है, माने डीपीएसपी के कुछ नियम को लाने के लिए फंडामेंटल राइट्स में कुछ अमेंडेड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 13 में अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13(2), ऑर्डिनरी लॉज के अनुसार बताया गया। तो 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया उसमें 9 शेड्यूल ऐड आ गया। इसमें 1964 में लैंड रिफॉर्म आ गया। अब यहाँ पर एक झमेला क्या हो गया, अब लोग यहाँ पर कुछ लोग फिर केस करने लगे कि फंडामेंटल राइट्स को वो तो हमें अधिकार देता है स्टेट के अगेंस्ट में, अगले दिन बताए भी थे। तो साजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ 1965 में केस होता है। साजन सिंह स्टेट ऑफ राजस्थान को लेकर, दोनों के बीच में केस होता है, राजस्थान गवर्नमेंट और साजन सिंह के बीच में। शंकरी प्रसाद केस को कंफर्म किया गया, बोला गया कि हाँ ये सही है। केस में जो अमेंडमेंट की बात की गई फंडामेंटल राइट को, ठीक है, ओके सही है, करना है। लेकिन ये खेला तब खेल हो गया जब 1967 में गोलकनाथ का केस आता है। ये थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है गोलकनाथ का केस में। ये खेला क्या हो गया गोलकनाथ के केस में, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में 11 जज, इसके पहले 11 जज का बेंच नहीं बैठा हुआ था, 11 जज का बेंच बैठा हुआ है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना आप लोग का, ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग का? नहीं बोलिएगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। नहीं दिख रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है? हो रहा है तो रिकॉर्डिंग। शुभम नहीं ज्वाइन किया, बहुत ये है, कल बताते हैं, आते हैं तो देखिए। तो 11 जजेस बेंच, ठीक है, पार्लियामेंट कैन। अब देखो गोलकनाथ का केस में क्या हो गया, अभी तक का शंकरी और सज्जन सिंह का जो केस था वहां पर तो दिख गया कि अमेंड कर सकते हैं, डीपीएसपी को ऊपर रखा गया यहाँ पर, डीपीएसपी ओवर द। किंतु गोलकनाथ का केस में क्या कहा गया कि नहीं, पार्लियामेंट ब्रीच फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट से हमें कुछ भी नहीं छीन सकता। ये जुडिशियल रिव्यू का मैटर है। आर्टिकल 13 विल अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, आर्टिकल 13 अप्लाई होगा अमेंडमेंट एक्ट में 1968 में, राइट्स इज ओवर डीपीएसपी। अब यहाँ फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी से ऊपर रखा गया। ठीक है, किससे ऊपर रखा गया, फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी से ऊपर रखा गया। क्लियर? और यहीं पर आर्टिकल ये 24 अमेंडमेंट आता है, 24 अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 13(4) में एक बात ला दिया। देखो अब ये जो गोलकनाथ का केस हुआ ना, ये इतना मजेदार हो गया। उस वक्त ना आपका सरकार जो आपका ऑलरेडी उस वक्त एक झमेला चल रहा था। क्या हो रहा था, संग आपका क्या बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री से हट गए थे और कांग्रेस में प्रेसिडेंट उस वक्त जो थे और कांग्रेस के जो इंदिरा गांधी थी और भी लोग जो थे आपस में लड़ रहे थे।
तो एक तो उसका उसी समय एक बिल लेके आ जाते हैं 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया देखिएगा, आर्टिकल 13(4) में लिखा हुआ है, क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 13 कि नो रिलेटेड टू 368। वहां लिख दिया गया कि आर्टिकल 13 इज नो रिलेटेड टू द 368। ठीक, अब फिर 368(3) में भी जाके लिख दिया गया कि 368 है क्या। आपके मन में सवाल आ गया, ये है क्या 368? वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात है। तो जो अमेंडमेंट एक्ट कैसे होगा, जहां पर बताया गया है, एक स्पेशल प्रोसीजर्स में जो था गया था आपका 2/3 आपके, दूसरा 2/3 वोटिंग एंड मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। 368 में उसकी बात की गई है। आप लोग सिंपल मेजोरिटी वाला नहीं पकड़ ली, नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉज होता है वो जो उसी। तो आर्टिकल 13 को बोला गया 368 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लिया 25 भी इस समय आ गया 25। ठीक है, ये 25 में 1971 में 25 आता है, 25 CA 1971 में आता है, 39B। तो यहाँ पर क्या किया गया, 39C नॉट चैलेंज 14 1931। एक्चुअली आप बोलिएगा, आपके मन में सवाल होगा ये क्या बता रहा है, ये सारा 39, ये सारा आर्टिकल्स हम बताने वाले हैं, 14 19 से 21 सब बताने वाले हैं। हुआ क्या था, प्रॉपर्टी का जो राइट था ना, प्रॉपर्टी की 30 बोला गया था स्टेट किसी का भी प्रॉपर्टी वेलफेयर ऑफ द स्टेट के नाम। तो इसमें लोग चैलेंज करता था कि 14 कहां, किसी का मतलब क्या, वो किसको राइट टू इक्वालिटी कहां गया। 19 हमारे पास फ्रीडम है प्रॉपर्टी रखने का, 31 में भी आपका क्या बोला जा रहा है, प्रॉपर्टी रखने का फ्रीडम है। तो यहां से रिमूव द वर्ड कंपनसेशन। यहां से क्या हुआ कि स्टेट किसी का भी प्रॉपर्टी लेकर के कोई कंपनसेशन नहीं देगा, किसी भी तरह का मुआवजा नहीं देंगे। खेला हो गया। अब ये देखो, ये सारा चीज जाएगा केस, अब कोर्ट में जाएगा, ये सारा मुद्दा, ये सारा अमेंडमेंट जो हुआ ना, जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएगा कोर्ट में। 26 जो आया सीएए, ये इन्होंने क्या किया, प्रीवी पर्स वाज एबोलिश्ड। जो प्रीवी पर्स जो था ना, उसको हटा दिया गया। 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, देखो एक क्वेश्चन बन गया, 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971 में प्रीवी पर्स को हटा दिया गया। क्या होता है ये, आप लोगों को जानकारी होगा, ये जानते हैं क्या, ये जिस वक्त आपका ये था, क्या बोलते हैं, राजा महाराजा लोग जो थे ना, वो तो अपनी मर्जी से साइन कर दिए, भारत का मेंबर्स बन गए। तो भारत का जब मेंबर्स बन गए, तो अब वो तो बोलेंगे ना कि हमको कुछ चाहिए, हम क्या फ्री में मेंबर्स बनेंगे, नहीं ना, बोलेंगे हमको कुछ चाहिए। तो उनको मुआवजा दिया जाता था, भट्टा मिलता था, पैसा मिलता था, और ये सारा पेंशन मिलता था, उनको अलग अलग अलाउंस मिलता था। सरकार ने क्या किया, वो जो प्रीवी पर्स था वो छीन लिया, राजाओं का, वाला लोग का छीन लिया। ठीक है, और वो ओमिशन ऑफ आर्टिकल 262 को हटा दिया, जो राजा के फेवर में था, कहा कि इसको क्यों मिले, उसको क्यों देने जाए। तो 29 CA 1972 जो आया, केरला एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स, ये 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म लेके आता है। इस लैंड रिफॉर्म एक केशव नंदा भारती जो थी, उसका एक आश्रम था। अब उस आश्रम को केरला ने कहा ये लैंड हमारा है, आपके पास ज्यादा हो गया, क्योंकि केरल में जब सीपीएम का गवर्नमेंट था ना, बंगाल में भी था, तो ये काम हो रहा था। तो वो एक्चुअली देख रहे थे जिसके पास ज्यादा लैंड है ना, वो कर्म कर लेते थे, बोलते थे ये ज्यादा लैंड है तो रख लेना है। तो ये 29 CA में क्या किया गया, वो लैंड रिफॉर्म ला करके जो केशवानंद भारती का जो आश्रम था, वो मठ जो था, मठ, उस मठ में इन कर गया, बोला कि ये मठ तो अब देना होगा। ठीक है, वो गवर्नमेंट के अंदर में आ गया, तो जो मठ था उसका कमाई नहीं होने लगा, और वहां का वो कुछ काम ही नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने केस किया स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट में, केशवानंद भारती केस। ये क्लास सुबह को सुनना चाहिए, लेकिन सुन नहीं रहा है, क्या बोले, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। कोई और नंबर है उसका क्या, स्विच ऑफ करके करता क्या है, कोई और कर दो मुझे।
देखिए वो मिस कर रहा है, बहुत अच्छा क्लास। देखो कैसे स्टेट ऑफ केरला जो था 1973 का, इस जो केसेस में क्या केस जो हुआ, वो भारतीय जो मठ जो था वो उन्होंने केस किया था। ये सबसे बड़ा बेंच बना था जजेस का, सबसे बड़ा बेंच था इसका, 13 जजेस का बेंच था। कितने जजेस का था? 13 जजेस का बेंच था। अब यहां पर कहा गया, अब यहां पर 3-4 क्वेश्चंस को रखा गया। पहला क्वेश्चन, हाउ मच द पार्लियामेंट कैन अमेंड, पार्लियामेंट कितना अमेंड कर सकता है, ठीक है। अब इसको लेकर केशव नंदा भारती केस में ये जजेज ने अब क्या यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर कोई यहाँ जवाब देते हैं, बहुत लंबा ये चलता है। केशव नंदा भारती केस अगर पढ़ोगे ना तो ये बहुत लंबा केसेस चलता है। और ये जो केस जो है, माने इसमें इंदिरा, इस समय की जान, इस समय कहानी ये भी है 1973 का केस, ये इंदिरा गांधी उस वक्त थी सरकार में, ठीक है। बोला जा सकता है इंदिरा गांधी केस तो हार गई थी, लेकिन मोरली जीत गई थी वो, ठीक है, मोरली वहां जीत गई वो, ऐसे हार चुकी थी वो केस। और इंदिरा गांधी के समय उस वक्त ना पॉलिटिक्स में बहुत उथल पुथल था। क्यों? इंदिरा गांधी का धीमा ध्यान था कि जो पुअर क्लास है ना, पॉवर्टी, उन्होंने कहा था ये पॉवर्टी को उनका वोट लेना है। तो उनका वोट लेने के लिए 26 अमेंडमेंट एक्ट, उनका वोट का मेन टारगेट था, उनका वोट। तो अब देखिए ये जो केशव नंदा भारती केस में सारा मुद्दा को, सारा केस को देखा जाता है, रीड किया जाता है। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड राइट कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बोला गया पार्लियामेंट कैन अमेंड, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है बट कैन नॉट राइट कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं लिख सकता है। लिख सकता है फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बट विद द पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड तो कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड पावर। आर्टिकल 368 डज नॉट प्रोवाइड अनलिमिटेड पावर, ये अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड ही नहीं करता है, ठीक है। अब यहां से ये काम किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए फंडामेंटल राइट्स में अमेंड कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को बिना चेंज किए। तो यहां पर क्या किया गया, डीपीएसपी इज इक्वल टू फंडामेंटल राइट्स और इज ओवर द फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी माने क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द डायरेक्टिव, ये क्या है ना, स्टेट को पावर देता है, जबकि फंडामेंटल राइट जो है ना स्टेट की पावर को छीन लेता है। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी तो शांत रहेगी नहीं, 1974 में एक और एक्ट लेके आ जाती है, 1975 के समय में फिर एक चीज आता है, ठीक है, 39 CCA 1975 इंसर्टेड आर्टिकल 71 टू 329A टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक आर्टिकल ऐड हो गया, 71 क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 71 एंड 329A इसको ऐड किया गया, which provided that dispute regarding the election of 4 high officials, 4 हाई ऑफिशियल देना उसके ये इसको लेकर के, माने कौन अपॉइंट किया जा सकता है इसका इलेक्शंस को लेकर, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा should be executed by whatever procedure was provided by law and that any court order, सारे के सारे लॉ के द्वारा चूज किया जाएगा। माने ये अमेंड किया गया, इसमें लाया गया, इसको ऐड ही किया। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ 1939, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर जो होगा ना, वो व्हाटएवर अथॉरिटी एंड बाय लॉ दैट एनी कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, किसी भी तरह का उसको प्रोसीजर प्रोवाइड किया जा सकता है अथॉरिटी। तो इसी केस को जब किया गया इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ कर दिए, तो यहां से इसी केस का नाम इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, यहाँ 39 CAA को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। यहाँ किसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया? 39 जो CAA लाया गया था, माने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसको कहा गया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आता है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये 31C को ऐड करते हैं, 368(4)(5) को ऐड करते हैं, जहां पर बोला गया पार्लियामेंट कैन ऐड टू पार्ट 4 एंड 3, पार्लियामेंट पार्ट 4 और 3 में कुछ भी ऐड कर सकता है, नो जुडिशियल रिव्यू, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, नो लिमिटेशन ऑन अमेंडिंग पावर। पार्लियामेंट खेला कर रहा है सुप्रीम को, माने कोर्ट के साथ, कोर्ट का पावर को कर्व करने की कोशिश कर दी किया ना यहाँ पे। तो आर्टिकल ही ला दिया, एक आर्टिकल ही अमेंड करके ला दिया कि
सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल से बाहर नहीं जाएंगे, लॉ में जो लिखा रहेगा। बार बार सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर दे रहा है, उसको ही हटा दो। वो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू कोई भी पार्ट को ऐड कर सकता है। उसके बाद क्या आता है, एक और केस होता है, तब इसके बाद एक और केस किया जाता है। 90 केस हुआ मिनर्वा मिल केस। कौन सा केस होता है? मिनर्वा, ठीक है। मिनर्वा मिल केस कब होता है? 1980 में होता है। जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ बेसिक स्ट्रक्चर, द फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, फंडामेंटल राइट्स क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। एनी लॉ abrogates or every such rights would be violative of doctrine of basic structure। जो अब जुडिशियल रिव्यू देखो, मिनर्वा मिल केस ने क्या कहा, जो जुडिशियल रिव्यू को हटा दिया ना कि यहाँ पर पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को ऐड कर सकता है 4 और 3 में, जुडिशियल रिव्यू यहाँ नहीं होगा। मिनर्वा मिल केस 1980 में आया ना, वो कह दिया कि जुडिशियल रिव्यू जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट क्या है? मिनर्वा मिल ये जुडिशियल रिव्यू। The fundamental rights are basic structure of the constitution. Any law that abrogates or abrogates such right, कोई भी लॉ जो है ना वो एब्रोगेट और एब्रीज सच राइट वुड बी वायलेटिव ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर कोई भी लॉ, कोई भी राइट्स वायलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को, उसके पावर को लिमिट किया गया। पार्ट 4 और 3 में हार्मोनी बनाना रहा है, स्टेट के पावर को रोकना है, एक और स्टेट को पावर देना है। पार्ट 4 स्टेट को पावर देता है, पार्ट 3 स्टेट को पावर को रोकता है। तो फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड विद द पार्लियामेंट। मिनर्वा मिल केस में कहा गया फंडामेंटल राइट्स को अमेंड लिमिटेड पावर है। 368 डज नॉट प्रोवाइड अनलिमिटेड पावर, जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मिनर्वा मिल में कहा गया जुडिशियल रिव्यू बेसिक, यहां पर बोला गया, देखो केशवानंद भारती केस में क्या किया गया था? एंड ग्रेटर देन रखा गया था, सही ना? ग्रेटर देन रखा गया था। यहां पर क्या रखा गया है? आपका इक्वल टू रखा है, राइट्स आर इक्वल टू डीपीएस, बराबर कर दिया गया दोनों को। फिर आर्टिकल सी 39 बी, फिर 39 सी को 14, 19, 31 से बराबर किया गया, ठीक है। 39 सी जो है ना, माने कुछ जगह पर बड़ा भी है। आर्टिकल 39 सी जो है वो आर्टिकल 14 1931 से ज्यादा वेटेज रखता है, ज्यादा पावरफुल है, समझे? फिर एक और केस होता है वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कहा गया आफ्टर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑल अमेंडमेंट वेर चैलेंज। कहा गया कि पहले, अब सवाल आ गया कि पहले जो चेंजेस किया गया था 19 ये क्या बोलते हैं केशवानंद भारती केस के पहले, तो क्या उसको चेंज कर, उसको भी अमेंड करना होगा, उसको भी ठीक करना होगा? तो वामन राव केस में कहा गया 1980 में कि ना ना, उसको कुछ नहीं करना। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जब से दिया गया 1973 का केशवानंद भारती केस से दिया गया, उसके बाद से, उसके पहले से नहीं, ठीक है। ये आर्टिकल 13 का मेन चीज था। तो आर्टिकल 13 में ये सारा चीज इस तरह से कहानी घटना, यही आपका माइंड मैप में यही चीज रखा गया इसमें। अब कोई डाउट है तो आप बोलिए। शुभम तो ज्वाइन किया नहीं, उस बच्चा को खोजते रह गए, देखो बड़ी मां। बोलो, कुछ पूछना है तो बोलो। और कौन ज्वाइन नहीं किया है? अटेंडेंस देख लेंगे। देखो कुछ पूछना है इसमें को? रिस्पॉन्स दे देता है सच में। नहीं 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 पूछ रहे हैं हम किसी और को? अमित, अमित, श्रुति, सिफा, मत समझाइए अब। हाँ, सानिया, शिवानी, हाँ सर, रूपा, आ गया समझ सर। रूपा, पुष्पा, पुष्पा, शुभम तो है नहीं। और कौन है? और कोई है? नरगिस भी नहीं है। नेहा।
नेहा, देखिए मेरा आवाज जा रहा है ना? जी हाँ। अब आते हैं आर्टिकल 30। तो ये पूरा हमारा यहां तक एक टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद क्या है, 18 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी। देखिए इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग 14 to 18। तो ये आज कराए या नेक्स्ट डे में कराए? कि थोड़ा थोड़ा याद हो गया सब? बोलो जल्दी से, ऑप्शन आप लोग के पास है। सर रहने दीजिए तो। मैंने इतना जहां तक समझाया वहां तक रहने देते हैं ताकि आप लोग नेट यूज करो और भी अपना पढ़ाई भी कीजिए, और नहीं तो बोलिएगा तो हम पूरा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास में देते हैं, आप लोग का ही काम होगा। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो ताकि याद रहे। रिकॉर्डिंग ऑफ